तो होता ये है जी कि आपके फील्ड में 3 तरह के पंप यूज़ होते हैं। या तो वो आपका सबमर्सिबल होगा, या फिर वो आपका सेंट्रीफ्यूगल होगा, या फिर वो आपकी टरबाइन होगी। टरबाइन से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आपके स्टोरेज पॉन्ड वगैरह बने हुए हैं, स्टोरेज पॉन्ड के केस में आप सेंट्रीफ्यूगल पंप भी यूज़ कर सकते हैं। और टरबाइन जहाँ पे जो आपकी टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन से डायरेक्टली भी आप अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। और सबमर्सिबल के केस में भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उस केस में आपको स्टोरेज पॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है। सबमर्सिबल पंप के बाद आपका जो है वो नॉन रिटर्न वाल्व आ जाता है। नॉन रिटर्न वाल्व क्यों लगाते हैं? जब पंप पानी पंप कर रहा है और वो सिस्टम में भेज रहा है, तो अगर उसका बैक फ्लो होगा तो बैक फ्लो आपके पंप के इम्पेलर को ख़राब कर देगा, पंप को डैमेज कर देगा। तो पानी को बैक फ्लो होने से रोकने के लिए आप नॉन रिटर्न वाल्व यूज़ करते हैं, ताकि सिस्टम में तो पानी पंप होके जाए लेकिन बैक जो है वो पंप की तरफ वापस ना आए। नॉन रिटर्न वाल्व हो गया। नॉन रिटर्न वाल्व के बाद आपकी प्रेशर गेज आ जाती है। क्योंकि ये एक प्रेशराइज्ड सिस्टम है, तो आपने इसका प्रॉपर प्रेशर जो है वो नोट करना होता है। ठीक है, जब आपने इसका प्रेशर नोट करना होता है तो उसके बाद उसमें आपके पास तो मेजरिंग डिवाइस नहीं होगी, तो आप उसका प्रेशर कैसे मेजर करेंगे? तो प्रेशर को मेजर करने के लिए आपका प्रेशर गेज लगी होती है। ठीक है, प्रेशर गेज के बाद जो है ये आपका फिल्टर आ जाता है। इस केस में आपको मीडिया फिल्टर की या सैंड ग्रेवल फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। ये आपका हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर है। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर के केस में क्या होता है कि अगर आपके कोई सॉइल पार्टिकल्स या सैंड पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो अगर वो सिस्टम में कंटिन्यूसली जाते रहेंगे तो आपके सिस्टम को चोक कर देंगे। सिस्टम आपका जो है वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर जो है वो बेसिकली उसमें से जो आपके सॉइल या सैंड पार्टिकल्स हैं उनको सिस्टम में आगे नहीं जाने देता, उनको यहाँ पे रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद वो पानी जो है वो ज़्यादा क्लीन हो के आगे सिस्टम में जाता है। एक इसके स्टार्ट में प्रेशर गेज लगी हुई है, एक इसके बाद में प्रेशर गेज लगी हुई है। ठीक है, फिल्टर के बाद में प्रेशर गेज लगी हुई है, वहाँ पे प्रेशर कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा होगा तो इट मीन्स कि आपको फिल्टर की क्लीनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, अगर जो है सैंड मीडिया फिल्टर या सैंड ग्रेवल फिल्टर के केस में ये होता है कि अगर आपका प्रेशर 0.4 बार से ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है तो इट मीन्स कि आपको फिल्टर की सफाई की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास जो है वो एक कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है, यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि सफाई की ज़रूरत कितनी है। अदरवाइज जो है वो इसके नीचे वाल्व लगा हुआ है, ये वाला लेफ्ट साइड पे। जी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि वाल्व को ओपन करेंगे तो आपके सारे जो सैंड पार्टिकल जो कि यहाँ पे कलेक्ट हो चुके हैं वो वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, रिमूव हो जाएंगे। गुड हो गया। उसके बाद फिल्टर के बाद मैंने आपको बता दिया जी कि फ़िल्टर में आपके सैंड मीडिया फ़िल्टर या उसे सैंड ग्रेवल फ़िल्टर या मीडिया फ़िल्टर भी कहते हैं, वो यूज़ हो सकता है, या फिर हाइड्रोसाइक्लोन। मीडिया फ़िल्टर मैंने बताया कि जहाँ पे आपकी स्टोरेज पॉन्ड बना हुआ है और वहाँ से डायरेक्टली पानी पंप कर रहे हैं, तो उस केस में जहाँ पे पानी खड़ा होगा, सनलाइट एक्सपोज होगी, तो वहाँ पे आपका काई का या एलजी का प्रॉब्लम बन जाएगा। तो उस काई को रिमूव करने के लिए कि ताकि वो आपके सिस्टम में, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ जो है वो बड़ी एक्सटेंसिव होती है, अगर वो सिस्टम में चले जाएगा तो उसकी ग्रोथ जो है वो पाइप के अंदर भी होना शुरू हो जाएगी और आपके सिस्टम को चोक कर देगी। अब पानी का पाइप लेके खड़े हों, उसे दबाएं तो वो उसका जो है वो एक फ्लो पैटर्न बन जाता है। तो अगर आप पानी के पाइप को दबाएं और उसका 10 मीटर तक जो है वो उसका पैटर्न बन जाए तो वो 1 बार के इक्वल होता है। ठीक है, 1 बार इक्वल टू 10 मीटर के। ठीक है, तो अगर आपका प्रेशर ड्रॉप जो है वो 0.4 बार से ज़्यादा हो जाता है तो सैंड मीडिया फ़िल्टर के केस में और इधर हाइड्रोसाइक्लोन के फ़िल्टर के केस में भी आप जो है उसके फ़िल्टर को क्लीन करेंगे। ठीक है, फ़िल्टर के बाद
आपका आ जाता है फर्टिगेशन सिस्टम में जो है वो आप न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इसी सिस्टम के थ्रू जो है वो फील्ड में अप्लाई कर रहे होंगे। तो जब आप इसी सिस्टम के थ्रू न्यूट्रिएंट्स भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कोई आपका मैकेनिज्म या कोई सिस्टम जो है वो सिस्टम का पार्ट होना चाहिए जो कि न्यूट्रिएंट्स को जो है वो डायरेक्टली फील्ड में पहुंचा रहा हो। तो इसे आप फर्टिगेशन यूनिट कहते हैं, या ये स्पेसिफिकली ये पार्ट जो है इसे आप वेंचरी कहते हैं। ठीक है, वेंचरी कहते हैं। होता क्या है कि जब आपने न्यूट्रिएंट अप्लाई नहीं करने होते हैं तो तब आपने ये वाल्व बंद किया होता है। आपका बॉल वाल्व आपका ओपन होगा तो पानी जो है वो पानी का पैसेज जो है वो डायरेक्ट होगा, यहाँ से जो है वो इसके थ्रू नहीं होके जा रहा होगा। लेकिन जब आपने न्यूट्रिएंट्स या फर्टिगेशन करनी है, फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है, न्यूट्रिएंट अप्लाई करने हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि इस वाल्व को जो है वो ओपन कर देते हैं। जब वाल्व ओपन करते हैं तो आपका जो है वो पानी का फ्लो पैटर्न जो है वो स्ट्रेट की बजाय जो है यहाँ भी आना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आप इस वाल्व को बंद करते जाते हैं। जब आप इस वाल्व को बंद करते जाएंगे तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो वो पानी को अपनी तरफ सक करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये वाला जो आपका सक्शन वाल्व है ये आपने जिस टैंक में आपने न्यूट्रिएंट डिज़ोल्व करके रखे हुए हैं वहाँ से वो उसको पंप करना शुरू कर देगा, खुद ही पंप करना शुरू। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है वहाँ यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा और ऑटोमेटिकली जो है वो पानी आपका पंप होना शुरू हो जाएगा। उसमें आपको एक्स्ट्रा पंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से पहले भी आप सिस्टम को चलाएँगे, ठीक है, और फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के बाद भी आप सिस्टम को चलाएँगे। ठीक है, एक तो ये है ना कि आपने ब्रॉडकास्ट किया, वो तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, छठा मेथड है। लेकिन जब आपने सिस्टम के थ्रू करना है तो सिस्टम में के थ्रू करने से पहले भी आप सिस्टम को चलाएंगे 10 मिनट्स 15 मिनट्स, उसके बाद फर्टिलाइज़र अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, वो आपके जो मीटर्स लगे हुए हैं उनका फ्लो जो है वो कंट्रोल्ड है। अगर वो 2 LPH एक ड्रिप पर पानी दे रहा है तो वो 2 LPH ही देगा, 2 लीटर पर आवर ही देगा। अगर वो 3 लीटर पर आवर किया तो वो 3 लीटर पर आवर ही निकालेंगे। उस हिसाब से आपकी फर्टिलाइज़र अप्लाई हो जाएगी पूरे फील्ड में। ठीक है, और अगर आप उसे जो है वो बहुत स्पीड से कर लेते हैं तब भी पानी उतना ही उसको पौधे को मिलना है, न्यूट्रिएंट्स उतने ही मिलने हैं। ठीक है, अगर आप उसको स्लोली कर लेते हैं तब भी आपका जितनी क्वांटिटी आपकी फील्ड में पहुंचनी है वो उतनी ही पहुंचनी है जितने ड्रिपर ने पानी निकालना है। ठीक है, तो ये आपका फर्टिगेशन यूनिट या वेंचरी हो गई। अब इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट क्लेम करती हैं, लेकिन आजकल मेरे ख्याल से 1.5 लाख तक जो है वो पर एकड़ की कास्ट चल रही है। उसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज कर रही है। हाँ, नहीं विद सोलर नहीं, सोलर की सेपरेट उसकी कास्ट जो है उसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन बात यह है जी कि पहले गवर्नमेंट आपको सोलर पे भी सब्सिडाइज कर रही थी और फील्ड में ये सिस्टम पे भी कर रही थी। कि वन टाइम होती है, लेकिन इसकी जो लाइफ है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो 5 ईयर्स या मैक्सिमम 6-7 ईयर्स में आपको उसका रिटर्न मिल जाता है जो आपने कॉस्ट उसकी अप्लाई की होती है। क्योंकि एक तो इसकी यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगी, दूसरा आपकी यील्ड बढ़ेगी, तीसरा आप जो है इंटेंसिव क्रॉपिंग कर सकेंगे। तो वो वाले फ़ायदे जो हैं वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा आपको बेनिफिशियल हो जाते हैं। प्यूरिफिकेशन या क्लोरिफिकेशन करनी होती है ताकि अगर आपके सिस्टम में कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हो चुकी है या स्केलिंग हो चुकी है न्यूट्रिएंट्स की वजह से तो वो क्लीन हो जाए। ठीक है, ऐसा इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। ठीक है, वही है कि अगर पंप का वो तो इशू आ ही सकता है आपका, लेकिन उसके अलावा जो है एक्स्ट्रा हर महीने या हर 2 महीने बाद आप ऐड कर रहे हो वैसा नहीं। ठीक है जी, उसके बाद आपका आ जाएगा डिस्क फिल्टर। ठीक है, डिस्क फिल्टर के केस में यहाँ पे इसके अंदर जो है वो सीव्स होती हैं। सीव मीन के प्लेट्स होंगी, प्लेट्स इस तरह बनी होंगी कि उनका पैटर्न इस तरह बनेगा कि माइक्रोन साइज़ तक भी जो है उसकी ओपनिंग हो जाएगी। जब माइक्रोन साइज़ तक हो जाएगी तो इट मीन्स कि आपका पानी जो है वो ज़्यादा प्योर हो के जो है वो सिस्टम के अंदर जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये है जी कि ये मेटल का नहीं होता है अंदर से। अगर मेटल का होगा तो जब आप फर्टिगेशन करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं तो उसकी रस्टिंग हो जाएगी और उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो इसके अंदर ऐसा मटेरियल यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक टाइप मटेरियल है, ताकि वो जो है वो रिएक्शन उसके साथ
ना करें। उसके बाद आ जाता है आपका वाटर मीटर। ठीक है, आपने जब आप सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो सिस्टम डिज़ाइन करने के बाद आपको उसका फ्लो या डिस्चार्ज जो है वो आप मेजर उसका किया होता है आपने ऑलरेडी। तो जिस जोन का आपने डिस्चार्ज कैलकुलेट किया हुआ है, आप देखते हैं जी कि आपने उतनी देर सिस्टम चलाया तो आपका पानी उतना जो है वो फील्ड में अप्लाई हो गया या नहीं हो गया। तो ये आपका एक कंट्रोल यूनिट है। ये फील्ड में क्यों लगाते हैं, होता ये है जी कि अनफॉर्चुनेटली फार्मर समटाइम्स जो है वो सिस्टम पूरा नहीं चला रहे होते हैं जितना उन्हें रिकमेंड किया होता है। उसके बाद वो क्लेम करते हैं कि ये तो सिस्टम जो है वो एफिशिएंट नहीं है। तो ये आपका एक तो वो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए और दूसरा चेक रखने के लिए जी कि आया सिस्टम उतना चल भी रहा है जितना रिकमेंड किया गया या नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये आपका वाटर हो गया। उसके बाद अगेन आपकी प्रेशर गेज आ गई। प्रेशर गेज यहाँ पे क्यों लगाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर एमीटर का जो है एक ऑपरेटिंग प्रेशर है। अगर उतना ऑपरेटिंग प्रेशर जो है वो लेटरल के एंड तक नहीं पहुँच रहा तो इट मीन्स कि आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो वो भी एक चेक रखने के लिए। और फाइनली आपके पास जो है वो एयर रिलीज़ वाल्व होता है। एयर रिलीज़ वाल्व क्यों लगाते हैं, ताकि आपका जो है वो सिस्टम में हवा अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपके, क्योंकि आगे तो पीवीसी मटेरियल है ना, तो पीवीसी मटेरियल जो है वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर चले जाएगा एयर की वजह से तो उसके बर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो सिस्टम को मेन या सब मेन लाइन को जो है वो बर्स्टिंग से बचाने के लिए आपका एयर रिलीज़ वाल्व लगा होता है।